मेकिंग ऑफ गांधी, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अर्ली कैरियर एंड एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इन साउथ अफ्रीका। शुरुआत करते हैं गांधी जी के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी पैदाइश हुई थी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था काठियावाड़ के अंदर। वहां पर गुजरात स्टेट में ये इनकी पैदाइश हुई। इनके जो फादर थे वो दीवान या मिनिस्टर थे स्टेट के। इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी इंग्लैंड में और फिर 1898 में चले गए साउथ अफ्रीका। वहां ये किसी केस के सिलसिले में गए थे। उनके क्लाइंट जो थे वो थे दादा अब्दुल्ला। जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहां इन्होंने क्या विटनेस किया कि वाइट रेसिज्म है, ह्यूमिलिएशन है, कंटेम्प्ट है एशियंस के साथ, खास तौर से उन एशियंस के साथ जो कि साउथ अफ्रीका आए थे लेबरर के तौर पे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये स्टे करेंगे साउथ अफ्रीका में, वहां रहकर ऑर्गेनाइज करेंगे इंडियन लेबर्स को और उनको इतना सक्षम बनाएंगे कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। तो ये साउथ अफ्रीका में रहे 1914 तक। फिर उसके बाद इंडिया लौट आए। अब इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में थे वो डिवाइडेड थे 3 कैटेगरीज में। पहले थे इंडेंजर्ड लेबर्स, यानी कि जो कि माइग्रेट करके आए थे साउथ अफ्रीका में 1890 के बाद ताकि वो काम कर सके शुगर प्लांटेशन। दूसरे थे मर्चेंट्स, जिसमें मेनली मेमन मुस्लिम्स थे। इन्होंने भी जो है लेबरर्स को फॉलो किया था। और तीसरे थे एक्स इंडेंजर्ड लेबर्स। ये वो थे जो अपने बच्चों और परिवार के साथ साउथ अफ्रीका में ही सेटल हो गए थे, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी हो चुकी थी। एक जो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी इंडियंस थे वो या तो ज्यादातर इलिटरेट थे या फिर उनको बहुत कम या ना के बराबर जानकारी थी इंग्लिश की। इन लोगों ने जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया था एक अपने रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से के तौर पे। जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे वो काफी डिसेबिलिटीज से भी सफर कर रहे थे। जैसे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, ऐसी जगह पे रहने को उनको कहा जाता था जहाँ ना तो सैनिटरी उसकी जो है सुविधाएं थी, बहुत ही कंजस्टेड जगह थी। कुछ कॉलोनीज ऐसी थी जहाँ एशियंस और अफ्रीकन जो है वो अलाउड ही नहीं था कि वो 9 PM के बाद डोर से बाहर निकले, अपने घरों के अंदर रहेंगे। और साथ ही साथ जो पब्लिक फुटपाथ होते हैं वो भी इनको यूज करना अलाउड नहीं। रीकैप, मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल 1894 टू 1906। इस फेज के दौरान गांधी जी मेनली जो रिलाई कर रहे थे, निर्भर कर रहे थे, वो ये था कि वो पेटिशंस भेज रहे थे, मेमोरियल्स भेज रहे थे जो अथॉरिटीज थी साउथ अफ्रीका में और ब्रिटेन में उन लोगों। वो इस उम्मीद से जो है ये सब चीजें भेज रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जो अथॉरिटीज हैं वो जब जान पाएंगी कि इंडियंस जो है उनकी क्या व्यथा है, उनके बारे में जब उनको अंदाजा होगा तो वो जो है बहुत ही सिंसियर स्टेप्स उठाएंगे और फिर इंडिया की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने का एक तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि ये सब के सब कौन है, ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स तो हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग सेक्शंस जो इंडियंस के थे उनको एक करने की कोशिश करी और इसके लिए इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। एक पेपर भी शुरू किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। दूसरा दौर था फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह 1906 से 1914। ये जो दौर था इसकी शुरुआत हुई 1906 और इसमें जो मेथड्स अपनाए गए वो था पैसिव रेजिस्टेंस का, सिविल डिसोबीडियंस का, जिसको बाद में गांधी जी ने नाम दिया सत्याग्रह का। अब देखते हैं सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स 1906 में। एक नया ही लेजिस्लेशन जो है साउथ अफ्रीका में पास हुआ जिसमें कंपलसरी कर दिया गया कि जो इंडियंस हैं वो हर वक्त अपने साथ कैरी करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जिसमें उनके फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। अब जो इंडियंस थे अंडर गांधी जी की लीडरशिप के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब वो अपने आप को सबमिट नहीं करेंगे। ये जो एक भेदभाव का कदम है इसके प्रति गांधी जी ने जो है एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया ताकि कैंपेन चलाया जा सके जिसमें वो लोग जो हैं इन लॉज को जो है डिफाई करेंगे और जो भी सफरिंग्स हैं, सारी की सारी जो भी पेनल्टीज हैं, इस डिफाइंस के कारण उन सब के जो है प्रति वो लोग एक कैंपेन चलाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सत्याग्रह था इसका जो जन्म हुआ, या हम ये कह सकते हैं डिवोशन टू ट्रुथ था, ये एक तरीके की टेक्निक थी जिसमें आप जो अपनी चीजों से संबंधित हैं, जिसमें आप काफी ज्यादा परेशान हैं, उसका आप विरोध कर रहे हैं लेकिन बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के। तो गवर्नमेंट ने जो है गांधी जी को भी जेल में डाल दिया और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो लोगों ने रजिस्टर करने से मना कर दिया था। फिर गांधी जी के अंडर लीडरशिप इंडियंस ने भी रिटेलिएट करा और उन्होंने पब्लिकली जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स थे उनको जला दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर एंड में एक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ जिसके कारण सेटलमेंट हो पाया।
दूसरा था कि कैंपेन चला रिस्ट्रिक्शन जो इंडियन माइग्रेशन के लिए था उसको लेकर जो है कैंपेन चलाया गया। अब ये जो शुरुआत के कैंपेन थे ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और इसमें जो है अब एक और प्रोटेस्ट शामिल हो गया था, वो था नए लेजिस्लेशन के अगेंस्ट जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे इंडियन माइग्रेशन पे। इंडियंस ने जो है इस लॉ को जो है डिफाई किया। वो लोग जो है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाने लग गए, जो लाइसेंस की मांग करी जाए तो उसको देने से मना कर दिया और इस चक्कर में बहुत सारे इंडियंस को जेल भी हो गई थी। तीसरा था कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स और इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। जो एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस थे उनको पोल टैक्स देना पड़ रहा था 3 पाउंड्स का और इसके लिए एबॉलिशन की मांग हो रही थी, इस पोल टैक्स को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा, कहाँ वो 10 शिलिंग्स पर मंथ से भी कम कमाते हैं और 3 पाउंड्स वो कैसे दे देंगे पोल टैक्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर और निकाल दिया कि जितनी भी मैरिजेस हैं जो कि क्रिश्चियन राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं कराई गई हैं उनको जो है इनवैलिडेट करती हैं, उनको रद्द करती हैं, या जो क्या कहते हैं रजिस्टर करी गई है रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के द्वारा उनको सब मैरिजेस को रद्द किया जाता है। इससे जो इंडियंस का गुस्सा था वो और ज्यादा भड़कना लाजमी था, या इंडियंस के साथ साथ जो इसमें नॉन क्रिश्चियंस थे वो भी शामिल थे, क्योंकि अगर ये वाला जो ऑर्डर है इसको आप लागू करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम या पारसी मैरिजेस जो भी है वो सब इलीगल मानी जाएगी और जो बच्चे पैदा हुए वो सब इलेजिटिमेट माने जाएंगे। तो ये एक तरह का जो जजमेंट पास हुआ था ये पूरी तरह से इंसल्ट थी वुमेन के ऑनर को लेकर, और इसीलिए वुमेन्स जो है वो भी अपनी डिग्निटी के उस ऑनर को बचाने के लिए उन्होंने भी मूवमेंट के अंदर कदम रखा। फिर था प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट। जो इंडियंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट का और इलीगल तौर पे माइग्रेट कर रहे थे नेटल से ट्रांसवाल में। गवर्नमेंट ने जो है ऐसे इंडियंस को जेल में डाल दिया। जो माइनर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने हड़ताल कर दी। इंडिया में गोखले ने जो है पूरी कंट्री का टूर किया, पब्लिक समर्थन जो है वो राय जो है उसको जुटाने की कोशिश करी और ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने की कोशिश करी इंडियंस को लेकर साउथ अफ्रीका में। वाइसरॉय उस टाइम पे जो लॉर्ड हार्जिंस थे उन्होंने भी कंडेम किया इस रिप्रेशन को और एक जैसे कहते हैं ना बोला कि नहीं हम जो है इम्पार्शियल तरीके से बिना किसी भेदभाव के इसके ऊपर जांच बिठाएंगे। फिर फाइनली हुआ कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन। लगातार नेगोशिएशंस की एक दौर चलती रही जिसमें गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंज, CF एंड्रूज और जनरल स्मट्स जो है ये शामिल थे। तो एक सहमति पर पहुंचे ये लोग जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की वो कंसीड करेगी जो भी मेजर इंडियन डिमांड्स है उनको, जैसे पोल टैक्स रिलेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स या मैरिजेस जो है उनको इंडियन राइट्स के अकॉर्डिंग कराया जाएगा और साथ ही साथ जो इंडियन माइग्रेशन का मुद्दा है उसे भी सिंपैथेटिक मैनर से ट्रीट है। गांधी जी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी का जो भी अनुभव रहा साउथ अफ्रीका में उसको हम पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहले गांधी जी ने ये पाया कि जो मास होता है यानी जो जनता होती है उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो है अगर किसी कॉज के लिए खड़ी हुई है तो वो उसमें फिर हिस्सा भी खूब अच्छे से लेती है और उसके लिए जान देने को भी तैयार रहती है, सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहती है। दूसरा, उन्होंने एक तरह से कोशिश करी और इंडियंस को यूनाइट कर पाए। अलग अलग रिलीजन्स के और क्लासेस को बिलोंग करते थे, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, वो सबको जो है एक करके अपनी लीडरशिप के अंडर लेकर आए। तीसरा, उन्होंने इस बात का एहसास किया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि लीडर्स को डिसीजंस वो लेने पड़ते हैं जो कि काफी अनपॉपुलर होते हैं। उनकी जो उस टाइम पे जोश भरी जनता होती है या जो भी बड़े सपोर्टर्स होते हैं उनको कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं। फिर गांधी जी ने जो है अपना खुद का स्टाइल निकाला, लीडरशिप, पॉलिटिक्स और नई टेक्निक स्ट्रगल को लेकर, जो कि भले ही काफी लिमिटेड स्केल पे था, लेकिन उस टाइम पे जो ऑपोजिशन में एक तरह से कहना चाहिए उस टाइम के पॉलिटिकल करंट्स चल रहे थे, उसने कहीं पर भी वो लोग जो है इसके लिए बाधित या बाधा नहीं बने। ठीक है, गांधी जी टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह की टेक्निक है इसको इवॉल्व किया था जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। अब ये जो सत्याग्रह था ये आधारित था ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे, और इसमें उन्होंने कंबाइन किए थे कुछ एलिमेंट्स इंडियन ट्रेडिशन के और क्रिश्चियन रिक्वायरमेंट के, जैसे कि दूसरा गाल आगे करना, या फिर फिलॉसफी ऑफ टॉल्स्टॉय जो थी कि इविल को बेस्ट काउंटर किया जा सकता है नॉन वायलेंस के थ्रू। अब देखते हैं कुछ बेसिक फीचर्स जो सत्याग्रही के
होने चाहिए थे, या टेक्निक्स जो थी सत्याग्रह की वो क्या थी। सत्याग्रही कभी भी अपने आप को सबमिट या सरेंडर नहीं करेगा जो गलत है उसके आगे। सत्याग्रही हमेशा ट्रुथफुल, नॉन वायलेंट और निडर होगा। फिर सत्याग्रही जो है वर्क करेगा इस प्रिंसिपल पर कि विड्रॉल जो है कॉपरेशन और बॉयकॉट। जो मेथड है सत्याग्रह के उसमें शामिल था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपका जो भी पोजीशन या ऑनर अथॉरिटी के द्वारा दी जा रही है उसे डिक्लाइन करना। सत्याग्रही को हमेशा तैयार होना चाहिए सफरिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। जो भी वो संघर्ष कर रहा है रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, उसको जो है तैयार रहना चाहिए। एक तरह से ये मान के चलना चाहिए कि ये जो सफरिंग है ये उसकी सच्चाई के प्रति जो प्रेम है उसी का एक हिस्सा है। यहाँ तक कि जो रॉन्ग डूअर है अगर आप उसके खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक सही मायने में सत्याग्रही है जिसकी कोई भी द्वेष भावना ना हो, कोई भी नफरत की फीलिंग ना हो जो रॉन्ग डूअर है उसके प्रति। सत्याग्रही जो सच्चा सत्याग्रही होगा वो कभी भी झुकेगा नहीं ईविल के आगे, कैसी भी हालात या कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना हो। सिर्फ जो ब्रेव है, जो स्ट्रांग है, वही सत्याग्रह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कमजोर और कायर लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तक कि जो हिंसा है उसके लिए भी जो है कह सकते हैं वो कावर्ड लोगों की ही एक तरह से प्रेफर करते हैं। तो अपना ये जो विचार है इसे कभी भी अलग मत करो जब भी तुम इस चीज को अपनाते हो। हम अपने एंड्स के लिए इन मीन्स को जस्टिफाई नहीं